वीडियो की शुरुआत में आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है। कृपया इस वीडियो को ध्यान लगा के सुनिए। अगर आप बोर हो जाते हैं तो बीच में से पॉज करके आप फ्री हो जाइए और फिर वहीं से सुनिए। मैं आपको एक चीज़ की यकीन दिला सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस आवाज़ को सुनने के बाद आपको रेनेसांस से जुड़ा कोई भी चीज़, कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। Today we are going to learn about the Renaissance in Europe. In this chapter, we will learn about the meaning of Renaissance, causing leading to the Renaissance and contributing to its growth and development, age of discovery and exploration, and at the last, we will see impact of Renaissance on arts, literature, and science. Okay, so let's start. I have chosen this painting just to describe about the some scenario behind the Renaissance. Don't worry, the entire video I'm not going to make in the English because ऐसा नहीं, बस वो स्टार्टिंग था तो एक मैंने लिखा था इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा था. अदरवाइज आई विल ट्राई टू यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली. इस पिक्चर को लेने का रीज़न ये है कि रेनेसांस के समय में कई पिक्चर्स आपको मिलेंगे, बट मुझे ये कुछ अलग लगती है. इसको डिस्क्राइब करने से बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त की जो अव्यवस्था थी उसको बताने के लिए इस चित्र से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सिल्क रोड. कोई भी चीज़ जब घटना होती है हिस्ट्री में तो वो एकाएक नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहता है. तो यहाँ पे भी एक कहानी है एंड दैट इज़ अबाउट द सिल्क रोड. सॉरी. एक आपको मैप दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ लार्ज करके, कि चाइना से ये रेड कलर में देखिए ये रोड एक पूरा आ रहा है ना, यहाँ तक, और एक नीचे से समंदर का रास्ता है जो ब्लू कलर से हमने यूज़ किया है. ये सारे रास्ते कई जगह रुकते हुए आगे बढ़ते हैं. ये रास्ता बताता है कि कैसे एक रास्ता बना हुआ था जिसके थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब चीज़ होता था. चाइना से निकलने के बाद देखिए एक इंडिया में भी एक रास्ता आया है, ये जगह जो कलकत्ता है. कहाँ से आया? चिकन नेक होके आया है. इसके ऊपर देखिए, ऊपर से बीच बीच में जो गैप है ना, वहाँ पे कुछ पहाड़ है और कुछ रेंजेस है, इसलिए वो इतना सीधा नहीं है. और फिर यहाँ पे आके वो रुक जाता है. तो जो फोकस होने वाली जो चीज़ है ना वो ये है, यहीं पे सारा चीज़ होगा. ठीक. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये अरब अफ्रीका, मतलब ये अरब है, सॉरी, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अंडरस्टूड है, पता ही होगा. अफ्रीका, अरब, इधर से एशिया, चीन को लेते हुए जाएं तो, इधर से यूरोप, कहीं आके मिलते थे तो इसी जगह पर मिलते थे. तो ये पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो व्यापार क्या होता था, मैंने कुछ शॉर्ट लिया, वैसे कि बहुत सारी चीज़ें थे, बट आई हैव जस्ट गिवन सम प्रेफरेंस. लाइक चाइना से सिल्क कॉटन था, इंडिया से स्पाइसेस और हर्बल्स थे, अफ्रीका से एनिमल्स और स्लेव्स थे, अरब से ड्राई फ्रूट्स, और भी कुछ पत्थर भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें थी, क्राफ्ट वहाँ भी थे, मिट्टी की भी चीज़ें काफ़ी बिकती थी. यूरोप से डाइज, है ना, रंग काफ़ी प्रचलित था वहाँ से. तो ये सारे एक जगह से दूसरे जगह सेल होते रहते थे और ये रास्ते हुआ करते थे. अब इसका प्रभाव क्या है वो बताता हूँ. ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैप है. अगर आपको रेनेसांस इम्पॉर्टेंटली अगर पढ़ना है, दिमाग में रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जिस जगह को लेकर लड़ाई है वो ये है, यहाँ से रेनेसांस होगा. इस जगह का जो नाम है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना. कॉन्स्टेंटाइन कुछ लोग कहेंगे, तो कॉन्स्टेंटाइन राजाओं के नाम थे या उनकी उपाधि, सरनेम बोल सकते हैं. कॉन्स्टेंटाइन हुआ करता था. साम्राज्य जो होता था, एरिया, वो था बैजेंटाइन. और देखिए वो ऑरेंज कलर से है, जबकि मैंने अरब को ग्रीन से दिखाया है और रेड से रोमन एम्पायर को दिखाया है. तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये बटा हुआ कैसे है ना. पहले तो हमने देख लिया व्यापार हो रहा है, अब बटा कैसे है. जो व्यापारिक केंद्र था, जो ज़्यादातर चीज़ें जहाँ पर आके सेल आउट होती थी, वो यही था बैजेंटाइन. अगर इधर से भी जो बाल्कन एरिया, वहाँ से भी अगर कोई चीज़ नीचे जाती है तो यहीं से होके जाएगी, है ना. यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो इस एरिया का बड़ा उस पर प्रभाव था. कोई चीज़ यूरोप जाएगी, अगर पूरे यूरोप में कहीं पे भी जाएगा, जर्मनी तो ऊपर में लिखा हुआ है, ये एरिया फ्रांस है ना, लिखा नहीं रहा है रेड पे, फ्रांस है, ये स्पेन है, ये इंग्लैंड है. तो अगर इनके पास कुछ भी जाना है तो यहीं से होके जाएगा. उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट 800 बिफोर, है ना, मतलब एडी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं. तो उस समय से व्यापार हो रहा है और जो भी लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए वो इधर. अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर हमने पढ़ा है कि भाई मक्का में भी एक मार्केट था, है ना. देखिए मक्का में मार्केट ज़रूर था, बट यूरोपियंस यहाँ ज़्यादा आते थे. आप खुद सोचिए ना, इस बाज़ार को छोड़ के यूरोपियंस यहाँ क्यों आएंगे?
आप उसको उस संदर्भ में भी बोल सकते हैं कि सर उल्टा भी तो हो सकता है। मक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बगदाद भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट जब हो गया जिधर मैं तो उसी की तरफ की बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ को रोम को लेके चलना है, क्योंकि रिनेसांस जो है जिसका मतलब होता है कि भाई रीबर्थ, है ना। तो ये जो रीबर्थ है ये इसी एरिया का है। जो मक्का में हुआ वो रिनेसांस के बाद हुआ है, ऑटोमन के कारण हुआ है, उसका पुनर्जागरण से लेना देना नहीं है ना। तो रीबर्थ का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए फर्ज करिए। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, एक ही डिस्क्लेमर दूंगा, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अगर आपको लगता है कि एक बार हम वीडियो देख लें और उसके बाद किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी ऑफ कोर्स, बट उतना आपको प्रेशर नहीं फेस करना पड़ेगा। और एक कहानी के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। तो आप बताएंगे कब, जब आपको जानकारी होगी। तो जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो का लंबा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट करूँगा शॉर्ट के चक्कर में तो शायद किताब से भी कम जानकारी मैं दे पाऊँ, जो मुझको पसंद नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बोर लगेगा पॉज करके आप कहीं चल जाइए, आके देखिएगा, बट प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, आपके बहुत काम की आएगी, खासतौर पर आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। तो रीबर्थ क्यों हम लोग बोलते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करिए आप ही की कहानी है, आप अभी स्कूल में हैं, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर आपकी जॉब लगेगी, ऑफ कोर्स शादी होगी, परिवार बनेगा। अचानक आपको ख्याल आता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, मेरी मंजिल तो कुछ और है। मैं क्या ये 30-40 हज़ार रुपये के पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरे को 3-4 लाख कमाना चाहिए, कोहली करोड़ कमाता है, मेरे को कुछ करना है बस। वहाँ से जब आप चेंज होंगे ना, जब आपकी लाइफ टर्न होगी, तो मैं कहूँगा कि इस इंसान का जो है रीबर्थ हुआ है, या मैं बोलूँगा कि जाग गया, पुनर्जागरण हो चुका है। यूरोप में भी कुछ ऐसे ही हुआ, सब चीज़ चल रहा था, बट अचानक कुछ ऐसा होता है कि एकाएक सब बदल जाता है। मतलब सब, जैसे क्रिकेट के अभी देखिए, क्रिकेट टीम में भी मतलब एक समय था जब धोनी एंट्री किए थे, उसमें सचिन, सहवाग, युवराज, कैफ, मतलब सारे एक से एक थे। अचानक ऐसा हो गया, अभी देखिए गैप सा लगता है। तो बस वही बात है, एक समय ऐसा है कि ना सारे चीज़ों में धुरंधर निकलेंगे, लिटरेचर में, ड्रामा में, पेंटिंग में, मिलिट्री में, आर्टलरी में, हर जगह एक बदलाव हो जाता है। दैट इज़ वाई द एंटायर यूरोप इज कॉल्ड एज द रेनेसांस, रीबर्थ। तो इसको हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ था ये एरिया। मैप की तरफ देखिए, जो रेड वाला था ना वो ग्रेको रोमन कल्चर था। शॉर्ट में समझते हैं, वो जो न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से ज़्यादा चलता है। अभी न्यू टेस्टामेंट क्या होता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ये दो किताबें हैं क्रिश्चियंस की। बाइबल के अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ। जो न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड में वर्ल्ड के बारे में है, मोजेस के बारे में है, क्रिश्चियनों की पहली होली किताब है वो, और हिब्रू भाषा में लिखी हुई है, और अरमैनिक में भी लिखा हुआ है, और उसमें एक गॉड की प्रधानता है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस के बारे में ज़्यादा जानकारी है। जैसे विष्णु के 10 अवतार हैं, बट राम ज़्यादा फेमस हैं। तो मैं रामायण को कहूँगा कि दैट इज़ जस्ट लाइक द न्यू टेस्टामेंट। और उसमें उनके पूरे मतलब चरित्र के बारे में दिया हुआ है, और उनके लाइफ के बारे में दिया गया है, उनका स्ट्रगल के बारे में दिया गया है। कई सारी चीज़ें जो राम पे ही केंद्रित है, ना कि विष्णु पे। तो वो हो जाएगा हमारा न्यू टेस्टामेंट। और ग्रीक भाषा में है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड है, उसमें मरियम के बारे में भी है, कई सारी चीज़ों की जानकारी है। खैर, तो ये इसलिए दो आधार पे बना हुआ है। मैंने ग्रेको रोमन यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा मैं यही बता सकूँगा कि रोम जो था वो एक कैथोलिक चर्च था, और वहाँ पे कैथोलिक चर्च था और उसका प्रभाव था, उसके हिसाब से ये चीज़ें चल रही थी। जबकि जो बैजेंटाइन था ना, वो थोड़ा सा अलग था, उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा धर्म का भी था, बट उतना नहीं था जितना कि इटली के आसपास रोम का प्रभाव था, है ना। तो एक ये है, रोमन एम्पायर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न के हिसाब से। जो वेस्टर्न था वो रेड कलर से है। हुआ ये कि ना, ये बाद में ना और बंटने लगता है, काफ़ी छोटे छोटे भागों में बंटने लगेगा, स्पेन अलग हो जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया और हंगरी, है ना, अभी भी बहुत छोटे देश दिखते हैं, बट अब याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये दिखते ही साइज में छोटे हैं, बट राजा महाराजा के हिसाब से देखा जाए ना तो काफ़ी पावरफुल रहे ये घराने। हमेशा आपको ना ये दिखेंगे, हिस्ट्री में इनका इन्फ्लुएंस रहा है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही गायब हो गए, नहीं, हमेशा से, शुरू से, है ना। तो इन राजघरानों को याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, ये इस जगह पे है। ठीक, चलिए, एक वर्ड है कि ये वेस्टर्न, ये तो मैंने बता दिया। ईस्टर्न रोमन बैजेंटाइन का हिस्सा, दोनों ईसाइयत को मानते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है। ग्रेको रोमन कल्चर वो है जो इटली में है, और जहाँ पे कैथोलिक का ज़्यादा प्रभाव है। बैजेंटाइन एक साम्राज्य है। ईस्ट साइड में लैटिन भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है।
ये ऐसे क्रॉस होगा, मेरी गलती है, सॉरी फॉर दैट। जो वेस्टर्न साइड है उस पे लैटिन का ज़्यादा है और ईस्टर्न साइड पे ग्रीक भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। तो जो बेजेंटाइन है या बेजेंटीन है वहाँ पर ग्रीक भाषा का ज़्यादा प्रभाव है, जबकि इधर इंग्लिश या लैटिन बोल सकते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्या हो गया भाई। चलिए रेनेसांस का बैकग्राउंड देखते हैं कि किन चीज़ों के कारण अचानक समाज में उथल पुथल हो गया, मतलब सडनली एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक, कुछ रीज़न है। रेनेसांस देखा जाए ना तो ये 5 to 14 सेंचुरी का है, रिलेटेड है कौन, ये बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है ना रेनेसांस के लिए जो ज़रूरी था वो इस समय है। जबकि रेनेसांस जो है, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि 15 से 16 मानना चाहिए कि वो रेनेसांस है। कई लोग इसको 14 to 17 लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन आप 15 और 16 लें तो ज़्यादा खुशी की बात होगी मेरे लिए, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो। 15 को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि 15 मतलब 1453 में ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है इसमें आपको मिलेगी वॉर की। उसके कारण एक बहुत बड़ा साम्राज्य अचानक गिर जाता है। उसके ख़त्म होने के साथ ही लोगों का एकाएक कहीं और जाना, और काफ़ी अच्छे लोगों का जाना, वो चीज़ को बदल देता है। जहाँ पे वो जाते हैं उस जगह को पूरा बदल देते हैं। मैं आगे बताऊंगा 2-3 स्लाइड के बाद ही है। तो इसीलिए मैं 15वीं से 16वीं सेंचुरी को जो है वो इम्पोर्टेंस के रूप में मानता हूँ कि एक्चुअल में ये है, बट आप पूरा स्पैन को भी याद रखते हैं 40 to 70। चलिए रेनेसांस के बैकग्राउंड पे आते हैं। पहला दिया है डिजीज़। काफ़ी हद तक ना कई बीमारियाँ उस समय फैल रही थी, मतलब एग्जैक्टली नॉट अबाउट दैट ईयर बट बिफोर ऑल्सो। प्लेग से लेके काफ़ी बीमारियाँ, और उसमें काफ़ी लोगों की मौत होती थी। तो जो लोग जहाँ पर होंगे, जहाँ पर उनकी भीड़ होगी, वहीं की मौतें भी ज़्यादा दिखेंगी। फ़र्ज़ करिए कि किसी जगह में कुछ लोग रहते हैं, हार्डली अबाउट 100, और कहीं पे यही लोग जो हैं वो 100,000 में रहते हैं। तो अगर मैं 1% निकालूँ इनका, तो इसका 1% क्या होगा, 1 होगा। इसका अगर मैं देखूँ तो देखिए 2 0 और ये 3 0। इसका अगर 1% निकालो तो 2 0 मतलब 1000 आ रहे हैं। तो 1% अगर डेथ होगी तो जहाँ ज़्यादा आबादी वहाँ ज़्यादा दिखेगा, है ना, बहुत ज़्यादा दिखेगा आबादी, मतलब इतने सारे लोग मर गए ऐसे दिखेगा। तो डिजीज़ के कारण जो मौतें थी वो भीड़ भाड़ इलाकों में थी। तो लोगों में क्या होता है, एक परसेप्शन कि यहाँ पे हो गया तो चलो हम लोग कहीं चल जाते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। तो उसके कारण क्या होता था कि कई बार माइग्रेशन होता था। ज़्यादातर बीमारियाँ भी जो है ग्रीक के आसपास फैली हैं। कई बार लोगों ने फैलाई, दुश्मनी फैलाई, क्योंकि युद्ध भी ज़्यादा वहीं पर होते थे, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा था। तो एक तो इसके कारण जो है लोग सेफ जगह पे जाना चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ, लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इस्तांबुल है, आज का नया मतलब नाम है इसका, और फिर ये ग्रीस है, और यहाँ पे वो इटली है। तो यहाँ के लोगों का जो जाना है वो क्या रीज़न है, तो एक तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कई बार फैली थी, वो एक रीज़न है। और नो नॉलेज, देखा जाए ना तो जो नॉलेज वाली जो बात है, नो नॉलेज, तो इसका एक अपोजिट होगा कि भाई कहीं पे तो नॉलेज था, है ना। नॉलेज जहाँ पर होगा, फर्ज करिएगा जहाँ पर नॉलेज होगा वहाँ पे कंपटीशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो दो चीज़ें होंगी, जहाँ नॉलेज होगा वहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा तो चीज़ें अच्छी निकलेंगी। उल्टा ये हो सकता है कि जो कंपटीशन पीछे रहेगा वो उस तरफ भागेगा जहाँ पे नॉलेज नहीं है। दिल्ली वाले रायपुर को छोटा बोलते हैं, रायपुर वाले रायगढ़ को छोटा बोलते हैं, रायगढ़ वाले तमनार को छोटा बोलते हैं, तमनार वाले किसी गांव को छोटा बोलते हैं। तो अगर कोई असफल व्यक्ति दिल्ली का है तो उसको रायपुर आना चाहिए, जो रायपुर का असफल है उसको रायगढ़ आना चाहिए, शायद उसकी बिजनेस चल जाए। रायगढ़ का शहर का जो असफल है देखिए हमेशा कोई गांव में जाकर दुकान खोलता है ना, क्योंकि भले लॉस हो बट एक्सपीरियंस तो है, नॉलेज तो है। तो क्या हुआ कि यहाँ जो ट्रेड हो रहा था ना, इनको जबरदस्त नॉलेज था, अरब की तरफ से पूरा व्यापार आता था, दुनिया भर की चीज़ें बिकती थी, बार्टर सिस्टम इनको पता था कैसे होता है, क्या चीज़ महंगा है, किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा चीज़ ओरिजिनल है। तो ये अब क्या करते थे कि भाई यहाँ भीड़ बहुत हो गया है, चलो कहीं और मार्केट बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो नो नॉलेज वाली जगह पे भी नॉलेज वाले लोग जाना स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ से हमेशा पलायन उस तरफ होगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है और ज्ञान नहीं है, चलो उनको जाके देखिएगा। आप गाँव में भी कई लोग इतने अच्छे अच्छे, जैसे रायगढ़ के मैं देखता हूँ, बरगढ़ भी नहीं, बरगढ़ से भी और इंटीरियर में जाके दुकान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीधे साधे लोग हैं, व्यापार करना आसान है, कंपटीशन अभी है नहीं, ज़्यादा दुकानें नहीं है। टेस्टामेंट की स्पेलिंग गलत है, टेस्टामेंट फाइट, मतलब कि न्यू टेस्टामेंट जो था ना वो जीसस पे ज़्यादा बेस्ड था, और ना कई सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सज़ा, भयंकर सज़ा होती थी, इवन जान तक गंवानी पड़ती थी।
अगर आपने कोई ऐसी बात कही है जो कि पोप के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, उस पर क्वेश्चन है, तो आपको सजा मौत भी हो सकती है। तो इसके चक्कर में भी क्या होता था, लोग इधर उधर शिफ्ट होते थे। यार ये बहुत मतलब, अगर मान लीजिए आपके बीच में से किसी की ऐसी गलती हो गई, उसने कुछ ऐसी बात में कुछ कह दिया और उसको सरेआम फांसी लगा दी जाए, तो ऑफकोर्स वो परिवार या तो एकदम शुद्ध हो जाएगा, गुमसुम हो जाएगा, उसको कोई भरोसा नहीं रहेगा वहाँ के प्रशासन पे, या वो इतना स्तब्ध हो जाएगा कि वहाँ से वो चल जाएगा, बोलेगा हम कहीं और जाएंगे। तो न्यू टेस्टामेंट कहाँ पर था, हमने पिछले में देखा था रेड कलर रोमन एम्पायर में, वहाँ पर था। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ से भी अतर मतलब लोग इधर उधर बिखर रहे थे, इधर सुधर जा रहे थे। चर्च का तो रोल था ही, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वहाँ के बिशप, पॉप, फादर होते थे, इनकी मनमानी थी, नियम को बोलते। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में होती थी तो न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से बोलता है कि वो एक चमत्कार है जीसस का, पीछे लॉजिकल कोई चीज़ नहीं पूछना है, बस है तो है ना। ये पेपेसी जो है वही है, तो निकोलस 5 आगे पढ़ेंगे पोप के बारे में। तो उनका बड़ा प्रभाव था, जो रोम के वहाँ पे जो पोप हुआ करते थे, पोप मतलब ईसाइयों के सबसे बड़े संत हो सकते हैं, या हम कहें सबसे बड़े पंडित महंत, उनके नीचे ही सारे लोग आएंगे। एक ऑटोमन भी एक बड़ा सा रीज़न था, मतलब यही जो था ना, वो स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को मतलब तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, और फिर वहीं के लोग जो है शिफ्ट होते हैं, और इसी कारण जो चीज़ें बदल जाती हैं। क्रूसेड एक धर्मयुद्ध को कहते हैं जो ईसाइयत है ना, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में हुआ। क्रूसेड को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें बहुत मतलब लोगों की जान चली गई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कुछ फ़ायदा ना हो, और कोई फ़ायदा की चीज़ ऐसा नहीं जिसमें थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। क्रूसेड में आपको पता है, क्रूसेड के चक्कर में मतलब मैंने पढ़ा है इसको कि ईसाइयों के पास में दही था। इटली की तरफ के जो लोग थे वो दही का इस्तेमाल करते थे मैरिनेशन के लिए, नॉट फॉर ईटिंग डायरेक्टली एज वी आर यूजिंग नाउ डेज। और भारत के लोगों के पास बटर बहुत था, अरब तक गया बटर। तो जब क्रूसेड हुआ ना, दोनों साइड की लड़ाई हुई, तो पता तो चल ही जाता है ना, मतलब अगर आपकी किसी से फाइट हो रही है, मारपीटाई हुआ, तो आपको तो उसका ड्रेस, जैकेट सब याद रहता है। यार उसको जैकेट ब्राउन था, लगता है बहुत महंगा था। शूज़ अगर दिख गए तो आपको पता चलेगा नहीं भाई वो रेड चिफ का शूज़ पहना था। तो ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो वैसे ही उन लोग के समय भी जब क्रूसेड हुआ, धार्मिक युद्ध हुए, तो उनको पता चला कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये बोला ये कर्ड है जो कि ना मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसने ये क्या, ये बोला ये बटर है। तो एक दूसरे को जानकारी हुई। कर्ड इतना आ गया इंडिया में, अब देखिए कि मतलब पूरा फैला हुआ है ना, सब जगह। बिना दही के तो गर्मियों में लोग नहीं खाते हैं। और बटर तो बोलने वाली बात नहीं है कि यूरोपियंस कैसे खा रहे हैं, मतलब भर भर के खाते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर में जहाँ देखो बटर डाल दिए। तो ये क्रूसेड में ये हुआ, आदान प्रदान हुआ, लोगों को जानकारी हुई एक दूसरे के बारे में। ट्रेड और कॉमर्स बताने की जरूरत है नहीं आपको। मिलिट्री ये एक बड़ा फैक्टर था। उसके पास तीर है, तीर से उसने उसको मार दिया, तो सीधा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दैट, वो है क्या चीज़, हमको भी चाहिए। किसी ने छोटी शॉर्ट 3/0 क्या बोलते 0.303 एक जो गन है जो इंडिया ने सबसे पहले इस्तेमाल की थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, अब उसको देखा किसी ने तो बोला कि भाई ये क्या गन है, हमको भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ना, शुरू से ये चीज़ रहा है समाज में कि जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम पाना चाहते हैं। पड़ोसी के पास क्रेटा आ गई, अब देखिए सब क्रेटा ले रहे हैं। तो वही चीज़ है, मिलिट्री में भी ऐसा होने लगा, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगे। तो एक होड़ मच गई है ना कि हमको वो जानना है। तो जानना है मतलब आप उसके इलाके में जाएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ गन फलाना देश में बन रही है, आपको अगर वो गन चाहिए तो आप उस आदमी को बुलाएंगे। आदमी तो आ जाएगा क्राफ्टमैन, बट बोलेगा सर ये चीज़ तो बिलासपुर में मिलती है, तो आप बिलासपुर जाएंगे। तो हुआ ना, यहाँ से लोग उधर उधर जा रहे हैं। मतलब मिलिट्री के चक्कर में भी पता चल जाए कि घोड़ा अच्छा है तो लोग वहाँ जाते थे। तो वो भी एक रीज़न था लोगों के शिफ्ट होने का, माइग्रेट होने का। ये है प्री रेनेसांस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रेनेसांस स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहला तो माइग्रेशन, हमने तरफ से देखा जाए तो माइग्रेशन का ही बहुत बड़ा रीज़न हमने देख लिया क्यों माइग्रेशन हुआ था। दूसरा है ज्योग्राफिकल रीज़न, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा स्किप करके नीचे आता हूँ, क्योंकि जब मैं ज्योग्राफिकल बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, तब मैप इनलार्ज कर लूँगा। दूसरा है फ्यूडलिज्म और उसका डिक्लाइन। फ्यूडलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें एक राजा के नीचे कुछ लोग होते हैं और उनका एक काम होता है कि वो टैक्स वसूले और टैक्स का बहुत छोटा हिस्सा राजा को दे, बड़ा हिस्सा अपने पास रखे और उस पैसे से एक अच्छी खासी फौज को मेंटेन करके रखे। और जब भी राजा कहेगा कि हमें फौज की ज़रूरत है, तो वो फ्यूडल, वो जो सामंत रहेगा, वो अपनी सेना के साथ, राजा के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो ये था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कमज़ोर होने का रीज़न बहुत सारा था। कई बार फ्यूडल
सरकार राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ही बगावत कर देते थे। कई बार वो उसका साथ नहीं देते थे, कभी दुश्मनों का साथ दे देते थे, कभी कोई ढंग के फ्यूडल नहीं आते थे, है ना। उनका ध्यान जो है वो टैक्स पे ज़्यादा होता था, अयाशियों पे ज़्यादा होता था, जनता त्रस्त हो जाती थी। फ्यूडल के कारण जो जनता है वो राजा के से खफा हो जाती थी। जैसे हमारा विधायक अगर सांसद नहीं सुनेगा हमारी बात, सांसद नहीं सुनेगा तो हम मोदी जी को गरिया देंगे, बोलेंगे यार ये अच्छा आदमी नहीं है, हालांकि किया सांसद है। विधायक नहीं सुनेगा तो हम बोलेंगे कि भाई भूपेश बघेल सही नहीं है। तो ये जो था हमारा एक जनरल परसेप्शन है। तो वही ये फ्यूडल के चक्कर में क्या होता था कि हम राजा के खिलाफ हो जाते थे। तो इसलिए राजा जो था फ्यूडल को पसंद नहीं करता था और कई जगह पे टैक्सेशन डायरेक्ट करता था। तो फ्यूडल इसलिए कमज़ोर होने लगे यूरोप में। ओके, तो जो एक रीज़न था फ्यूडलिज्म का वो हमने देख लिया है। एक रिलीजन भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। रिलीजन से कैसे आपको लगेगा, दोनों तरफ तो ईसाइयत थी। हाँ ईसाइयत थी, बट हमने आपको कहा था कि एक ग्रेको रोमन है जहाँ पर कैथोलिक न्यू टेस्टामेंट को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग भी त्रस्त थे, मतलब वो चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, कुछ भी बदलाव होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। धर्म के नाम पे अगर कुछ भी आज़ादी मिलती है तो हम सपोर्ट करेंगे। इस्लामिक इन्वेडर, है ना, इस्लामिक इन्वेडर जो थे, मैं देखिए मैप पे थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो इस्लामिक इन्वेडर थे, मामला जो है ये बैजेंटाइन यहाँ पर है, और जो क्रूसेड की लड़ाई थी वो यहाँ पर ज़्यादा हुई है ना। होता ये था कि इधर के हिस्से जो थे, ट्यूनीशिया का अपर एरिया, ये एरिया जो था ये रोमन एम्पायर के पास में था, ये बैजेंटाइन के पास में था। अरब चाहते थे जेरूसलम के एक बड़े पवित्र मस्जिद को अलग सा, उसे ईसाई धर्म के प्रभाव से आज़ाद कराना। हालांकि सफलता इसमें मिल जाती है, इसमें सफलता मिलती है। एक राजा है, उनका नाम है सुबुक्तगिन, नहीं नॉट सुबुक्तगिन, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो एक उनके द्वारा ही जो है वो मुसलमानों को मिल जाती है लास्ट में। और ये लड़ाई जो है धर्म की, क्रूसेड की, ये स्टार्ट होती है लमसम 1095 और एंड होती है 1291, है ना। ये 1291 में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी कुछ लोग क्रूसेड का दावा करेंगे, धर्म युद्ध का, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हुआ ये कि जब इस्लाम का यहाँ पर प्रभाव हुआ तो एक लोगों में थ्रेट ज़्यादा पैदा होता है। जो लोग यहाँ से भागे, जो भी रीजन से भागे, उन्होंने जो कहानी बताई वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई होंगी। तो एक डर जो था वो क्या हुआ कि यहाँ से, ये टर्की भी तो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये मुस्लिम एरियाज थे। तो इसके कारण यहाँ के जो लोग होंगे, जब भी उनको भागने का मौका मिलेगा, शिफ्ट होने का रीज़न मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे, वो इस एरिया से काफ़ी दूर जाना चाहेंगे, है ना। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाए, अरे भाई यहाँ से यहाँ क्यों आएगा, जब अगर इन्वेंशन यहाँ पर हो सकता है इस्लाम का, तो वो ऑटोमन तो यहाँ भी पहुँच सकता है। वो जनरली थोड़ा सा ऐसा दूर जाएगा, ऐसा दूर जाएगा, ऐसा दूर जाएगा। कौन जाएगा? जिसमें इतनी दूर जाने की क्षमता है, मतलब जो पैसे वाला है। समाज में जब भी डर होगा तो पैसे लूटे जाने का डर होता है, तो जो नोबल्स होंगे, जो रीच होंगे, वो यहीं से जाएंगे। और पैसा किसके पास होता है? हमेशा दो, या तो गलत कमाई करके बनाए तो भी पैसे वाला तो है वो, दूसरा हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा हो, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके पास भी पैसे होते हैं। तो जब भी ये शिफ्ट होंगे, मतलब ना केवल पैसा चला जाएगा बल्कि स्कॉलर्स भी चले जाएंगे, है ना। तो रेनेसांस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही कि अच्छे लोगों का पलायन होना, माइग्रेशन होना, एंड दे आर कमिंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी विच वॉज फुल्ली डम, मीन्स देयर वॉज अ डेवलपमेंट बट इट वॉज नॉट सो गुड. So when these all literate persons, scholars came together, they changed the society. And what the changes happens in the society, the entire world sees. And once the world see that the society is changing a lot, then the things which are happening in that society influences the entire country, and then the country influences the entire world. This influence and then changing phenomenon is called as the Renaissance. यही Renaissance है. तो एक तो ये रीज़न हो गया, है ना. रिच और नोबल जो है बैजेंटाइन के, वो शिफ्ट होते हैं. क्यों होते हैं वो देखेंगे. इटली एक होम ग्राउंड बनता है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे अब होना है, मतलब जो भी घटना हो रही है उसका एक आपको मिलेगा रिजल्ट कहाँ पे, इटली की ज़मीन पर. एक उनका घरेलू मैदान जैसा है. क्यों है वो अगला स्लाइड में आएगा. किसका मैदान है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एरिया जो है बैजेंटाइन जो है ये काफ़ी रीच है. एकदम जूम कर देता हूँ, रेड, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास में.
और इन्हीं को शिफ्ट होना है, इनको शिफ्ट होना है। अब देखिए कहाँ शिफ्ट होंगे, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्होंने चुन लिया है इटली, यहाँ पर आ गया, अगले स्लाइड में रहता तो सरप्राइज बना रहता। तो इन्होंने चुना है इटली को, ना कि ग्रीस को, मतलब ग्रीक। क्यों नहीं चुना है? सिंपल सी बात है। एक और लॉजिक दे रहा हूँ कि यहाँ पे बैजेंटाइन एम्पायर में जो लोग बड़े बड़े पद में थे ना, उनका होम प्लेस या होम टाउन ग्रीस ही था। जैसे रायगढ़ में कई सारे लोग जो काम करते हैं वो एक पर्टिकुलर मोहल्ले से ही आते हैं। तो जब उनको, उनका तो वो घर देखा हुआ ही है, अगर उनको वहाँ से जॉब हटती है तो दे विल गो टू द नेक्स्ट प्लेस, नॉट टू देयर होम टाउन। जैसे कि बिहार से कुछ लोग दिल्ली गए काम करने, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो दे विल मूव टुवर्ड्स द मुंबई। वो बिहार आ जाएंगे, पैसा नहीं है बोल के, बट वो व्यापार बिहार में नहीं करेंगे। अगर बिहार में ही करना था तो दिल्ली क्यों गए? एक आध 2% हो सकते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, है ना। बट वो मुंबई जाएंगे, मुंबई में नहीं चलता, अहमदाबाद। मतलब आदमी किसी थर्ड प्लेस की जगह जाता है, वहाँ तो बचपन बीता है, उसको तो पता है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तब तो उतना दूर जा रहा है, क्वालिटी है, तब वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। तो एक सेलर्स कम्युनिटी थी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो नाव चलाने वाले, जहाज चलाने वाले थे, उनकी भी कम्युनिटी बन रही थी धीरे धीरे। भाई वहाँ पैसा नहीं मिलता, नहीं वहाँ जहाज चलाने से बहुत पैसा मिलता है। ये एक भी रीज़न था कि नाविक जो थे, सेलर जो थे, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, है ना। अच्छे वहाँ पड़ जाएंगे जहाँ पैसा मिलेगा, कौन सा धर्म है वो धर्म नहीं देखेगा। तो कई सारी कहानी है, जैसे हंगरी का भी एक था बहुत अच्छा, तोपची बोलते हैं उसको हिंदी में, गनमैन, गन स्मिथ। तो उसने बहुत अच्छा कैनन बना के दिया था ऑटोमन साम्राज्य को, जबकि वो था ईसाई, लेकिन काम करता था मुस्लिमन के यहाँ। तो वो भी पैसे के लिए गया। वैसे सेलर्स अच्छे ऑटोमन के पास गए, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, है ना। ऑटोमन के पास पैसा आने का बहुत सारा रीज़न है, अगले स्लाइड में आएगा। दूसरा बात है कि भाई माइग्रेशन तो हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो भाई जो यूरोप है, खासतौर पे हेनरी VIII और जो क्वीन है एलिजाबेथ, उन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया था माहौल अपने यहाँ का। ऑक्सफोर्ड भी देखिए, पढ़ाई का भी बहुत अच्छा था वहाँ पे माहौल। तो लोगों का एक रुझान था कि भाई अगर हमको यहाँ से जाना ही है तो हम किसी अच्छे जगह जाएंगे, है ना। अगर मेरे को रायगढ़ से स्विच करना है जॉब तो मैं रायपुर जाऊँगा। घर घोड़ा या झारसुगुड़ा जाने का उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दीज प्लेसेस आर रॉन्ग, बट मेरे को स्विच करना है तो मैं कुछ बहुत अच्छा जगह जाऊँगा ना। तो वही बात है। तो लोगों का रुझान इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ भी होता है ना। तो ये सारे रीज़न है प्री रिनेसांस के, मतलब जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जब माइग्रेट हो रहा है उसके पहले की। थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, जैसे इंडिया से कुछ लोग दुबई जाते हैं, ओमान, कतर जाते हैं काम करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बच्चे लोग यूक्रेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई यूक्रेन तक जा सकते हैं। अब मौका मिलेगा तो यूक्रेन के आगे भी जाएंगे, स्पेन भी जाएंगे, है ना, इंग्लैंड भी जाएंगे। वो थोड़ा महंगा है बोल के उधर नहीं जाते हैं, बट एक एक करके सीढ़ी बनता है ना, तो धीरे धीरे लोग उधर भी शिफ्ट होंगे। फिलहाल जो सबसे नज़दीक है उधर शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। ऑटोमन, ये ऑटोमन साम्राज्य की एक राजधानी है बुर्सा। एक छोटा सा ना उस्मान एक राजा है जिनके नाम पे ही जो है ना वो ऑटोमन बन गया साम्राज्य। ये काफ़ी लंबा है, मतलब देखिए ये लगभग 13th सेंचुरी है और कहाँ तक चलती है, 1922। इतने साल तक एक ही परिवार ने राज किया और अच्छा खासा राज किया है। दो नाम मैंने बोल्ड लेटर में लिखे हैं, एक है मेहमद सेकंड और सुलेमान। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गान ने या यल्दमीर ने कुछ नहीं किया या बायजीद ने नहीं, सलीम ने नहीं किया। एक से एक है, बहुत पढ़िएगा कभी, है ना, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो मुगल हम लोग को 200-300 दिखता है तो लगता है बहुत बड़ा है, ये कितना बड़ा है आप देख लीजिए। 500 साल 600 साल तक इनका राज है। मेहमद सेकंड वो हैं जिन्होंने जो एरिया था बैजेंटाइन का मेन हार्ट, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको छीन लिया। शुरू से ही इनका था इंटरेस्ट कि भाई वो आना चाहिए, क्योंकि ना देखिए ये एरिया कितना मतलब भयंकर दिख रहा है। इधर समंदर है, इधर समंदर है, इधर से लोग आ रहे हैं तो इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, इधर से सब जगह जा रहे हैं। कोई इधर से डायरेक्ट भी जाएगा तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो बड़ा एक प्रभाव है और इसके दोनों साइड समंदर है और दो साइड ज़मीन है। तो सिर्फ ये एक एरिया बच गया था जो कि ईसाई धर्म वालों को, ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के कब्जे में था, वरना ये एरिया ये पूरा, देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सारा ऑटोमन के पास आ गया था। तो ऑटोमन को था कि इसको जितना, बट कहते हैं यहाँ पे कि किला था जो बहुत मजबूत दीवार से था, फिर इनके पास सेलर्स भी बहुत अच्छे थे। कई बार इसको जीतने की कोशिश की बट कोई नहीं जीत पाता था, कई बार हार भी गए और अच्छा खासा लॉस भी हुआ। ट्रेड के चक्कर में इफरात पैसा था, मतलब इन्होंने वेस्टर्न रोमन एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा पैसे कर लिए थे। पैसे ज़्यादा तो आर्मी अच्छी हो गई, मिलिट्री अच्छी हो गई, आर्टलरी तो सारी चीज़ अच्छे हो गए,
लोग अच्छे हो गए, घर अच्छे बन गए, समाज अच्छा हो गया, हर तरफ पैसा था। मतलब कोई आदमी को कहेंगे कहाँ काम करना पसंद करोगे तो बोलेगा कॉन्स्टेंटिनोपल जाऊंगा, वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है। तो एक जूम हो गया था। ऑटोमन यही जगह चाहते थे। इस पे कब्जा मतलब कई समंदर छोटे मोटे जो है ना सीज पे आपका कब्जा हो जाता। तो ये किसने जीत के दिया? ये दिया मेहमद सेकंड ने। मेहमद सेकंड जब जीत के देता है तो क्या होता है कि ना अचानक यहाँ से लोग भागते हैं। उनको एक डर रहता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना एक तो ग्रीस मतलब ग्रीक भाषा चल रही है। ग्रीक भाषा चल रही है और ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही नहीं है, नॉलेजेबल लोग नहीं, नॉलेजेबल लोग हैं, अच्छे खासे हैं। बट क्या हो रहा है कि यहाँ से वो शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करके कहीं जाएंगे, देखिए क्या होता है कि आप जैसे आपके घर में 5 लोग हैं और आपके घर में आपके फादर के रूप में ही सब कुछ जानते हैं सोसाइटी में। बट जब आप पांचों घर में अगर 5 सदस्य हैं और कहीं नई जगह जाएंगे ना, तो पहले दिन किसी को उतना नहीं मालूम रहता है कि भाई ये फादर है, यही लीड कर रहा है। उस दिन ना सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, फर्स्ट डे सारे सबको इक्वल। अगले दिन आपके फादर कार लेके निकलेंगे, आपके फादर बाइक लेके निकलेंगे, घर के डिसीजन आपके फादर लेंगे, तो पता चलता जाएगा हाँ भाई ये फैमिली जो है ये पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, पिता के द्वारा घर चल रहा है। मालूम चलेगा कि आप जो है घर से निकलते ही नहीं है, तो पता चलेगा कि हाँ भाई इनके बच्चे जो हैं थोड़े से डिसिप्लिन में हैं, अनटाइमली बाहर नहीं निकलते हैं। धीरे धीरे मालूम चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, इंपॉर्टेंस सबको मिलता है। यही हुआ जो एक वेल सेटल चीज़ थी ना, जब वो शिफ्ट होती है कहाँ से, बेंजेंटाइन से निकलती है, तो जिस जगह जाती है ना सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसका इस्तेमाल सब कर लेते हैं। घर के 5 सदस्यों को बोला गया कि भाई यहाँ पे आप रह सकते हैं बट गाना गाना पड़ेगा। पांचों गाए। पापा से अच्छी आवाज़ छोटी सी घर की बेटी की आवाज़ निकल गई, बहुत अच्छा गा रही है एकदम, नेहा कक्कर से भी अच्छा। तो वो आगे बढ़ गई। भाई जो है टॉनी कक्कर से भी बहुत अच्छा गा रहा है, वो तो बकवास गाता है, उससे अच्छा वो गा रहा है। तो लोगों ने उसको प्रेज़ किया। माँ बाप को भी लगा रही हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, हमको पता नहीं था, है ना। तो फिर पापा ने पुरानी कोई गज़ल गा दी, वो भी छुपे रुस्तम निकले। तो मतलब टैलेंट निकल के आ रहा था। तो एक जो शिफ्ट हुआ ना, यही इटली में जाके बहुत कुछ चेंज कर देता है। सुलेमान को भी मैंने बोर्ड लिखा है, वो किसी और दिन पढ़ लेंगे हिस्ट्री। उनका भी ज़बरदस्त है, कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है, 12-14। एक लड़ाई बेचारे वो हार गए, वरना ऑफकोर्स सारा जीत गए थे वो। तो ये ऑटोमन साम्राज्य है, एक बड़ा ऐसा साम्राज्य जो मुसलमानों का था, जिसने खलीफा पद की स्थापना की। और उनके जीतने के बाद यही बड़ा रीज़न था जब कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग भागे। हालांकि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ कि मोहम्मद सेकंड ने कहा था कि जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप रुकिए। यही रीज़न है कि वो हागिया सोफिया जो इतना बड़ा, इतना खूबसूरत मस्जिद है, इसके अलावा और भी चीज़ें वहाँ पे बनी है, लाइब्रेरी बनी है, मस्जिद बना है। आज वो म्यूज़ियम हो गया था, फिर वो मस्जिद बना दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें वो बनी हैं। सारे लोग नहीं कहते, कुछ लोग मान लिए, बट जब तक वो समझते मानते तब तक एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ से जा चुका था। अब ये सबसे बड़ा रीज़न मैप में मैं बताना चाह रहा था, ये की वर्ड है। मैप के थ्रू समझिए कि लोगों का माइग्रेशन किस जगह से किस जगह हुआ और किस जगह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये आपका एरिया है जहाँ से आपको जाना है। आप अपने आप को एक सिंगल पर्सन समझ के चलिए। अब यहाँ से आप यहाँ क्यों नहीं जाना चाहेंगे? इसलिए जाना नहीं चाहेंगे कि ऑलरेडी आपका नानी घर, दादी घर, मामा घर, चाचा घर, कजिन, ब्रदर, नेफ्यू, नाइस सारे ग्रीस में हैं। वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ से तो बोर होते हैं। एक समय तक अच्छा लगता है, बट एक एज के बाद बता रहा हूँ, सडनली ना वहाँ जाना पसंद नहीं आता। आपको लगता है कि चलो गोवा घूम के आते हैं, दिल्ली घूम के आते हैं, चलो हैदराबाद घूम के आते हैं। नई जगहों पर, बड़े जगह आपको पता है, न्यूज़ आ रही है, वहाँ बहुत चीज़ अच्छा है, आपका इंटेंस होगा, वो जगह जाएंगे। अब यहाँ इसलिए नहीं जा सकते कि ये सब तो पिछड़े हुए एरियाज थे। यूक्रेन तो अभी भी देख लो, आज फाइट होने वाला है, मतलब चल रहा है रशिया और नाटो कंट्रीज़ के बीच में। छोटा सा है वो, सिर्फ रशिया बाउंड्री के चक्कर में उसके लिए कर रहा है। बट यूक्रेन में आज भी क्या है, एमबीबीएस बहुत कम रेट में हो जाता है, तो भारतीय बच्चे वहाँ जाते हैं। बजट में होता है, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा बेचारा। वरना ये रोमानिया ये सब आज भी कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, उस समय भी नहीं थे। तो आदमी अप से डाउन नहीं जाएगा। दूसरा, ग्रीस नहीं जा सकता। तीसरा, इधर कहाँ मरने के लिए जाएगा, इधर ही से तो भाग रहा है, इधर की तरफ से तो आ रहा है ऑटोबन। अब समुद्र में कूद जाए, इधर आ जाए, समुद्र तरफ इधर भी आ सकता है। इधर आएगा तो क्या जाएगा, अफ्रीका। कोई वही बात है, अप से डाउन नहीं जाएगा। अफ्रीका में उतने बड़े मार्केट नहीं है, एक्सेप्ट इजिप्ट, कायरो के अलावा कोई बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं था। अब वो आगे बढ़ता है और उसको मिलता है इटली। ठीक, इटली में क्या है, इटली में है आपके पास न्यू टेस्टामेंट किताब,
मजाक कर रहा था। इटली में बहुत कुछ है ना। इटली में वो टॉपिक आ जाता है, नो नॉलेज, है ना। मतलब धर्म के हिसाब से चल रहे हैं बट उनको कुछ खास जानकारी नहीं है, साइंटिफिक जानकारी नहीं है। तो यहाँ के अमीरों को लगता है यार इतना सारा चीज़ हो रहा है इटली में, इतनी अच्छी ज़मीन है ना, मौसम भी बहुत अच्छा होता है इटली का, याद रखिएगा। तो क्यों ना वहाँ जाया जाए, है ना। वहाँ लोगों की ठीक है, थोड़ी कुछ चीज़ें की दिक्कत होगी बट दिक्कत तो वही है, रोम कैथोलिक और इनका दिक्कत है ना ज़्यादा। और क्या दिक्कत होगी, भाषा की। भाषा भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था, है ना। उड़िया और मराठी समझने भर का अंतर है, ऐसे ही टाइप का था। हमको ऐसा लग रहा है वो दो बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बट छत्तीसगढ़ी से पूछो, जो राजनांदगांव तरफ के लोग हैं उन्हें मराठी समझ जाते हैं, जो रायगढ़ के लोग हैं वो उड़िया समझ जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना तो था नहीं, तो बोले समझ लेंगे यार वो भाषा की क्या चीज़ है। तो वो इटली की तरफ जाना प्रीफर करेंगे, ग्रीस नहीं आएंगे। अच्छा ये एरिया आपको दिख रहा है कितना उबड़ खाबड़ है ना। लोग यहाँ भी शिफ्ट हुए, ऐसा नहीं है, जो जिनको ज़्यादा डर था ना वो वहाँ पे भी शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ पे दुनिया का एक हेवन है खूबसूरती के आधार पे, वो है स्विट्ज़रलैंड। तो खूबसूरती तो थी, ऑस्ट्रिया हंगरी भी यहीं पर है ना, फैले हुए। तो यहाँ पर भी लोग हैं बट मैदानी इलाका आपको ये दिख रहा होगा, ये है, ये है, ये है। सारी सिटीज़ के मैं नाम बताऊंगा। तो इटली प्रीफर्ड होता है कि चलो वहाँ चलते हैं। इटली सिर्फ मैदान है और पहाड़ और मौसम के चक्कर में नहीं होता है, और भी रीजंस हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। फिलहाल मैं मैप से बताना चाह रहा था कि सिमिलरिटीज़ क्या थी। सिमिलरिटीज़ थी ईसाइयत सभी जगह है, इटली, ग्रीस, बेजेंटाइन, तीनों में क्रिश्चियनिटी है। कोई ज़्यादा माहौल, कल्चर का, ट्रेडिशन का, कस्टम का, रिचुअल्स का भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, है ना। ट्रेडिशन थोड़े बहुत अलग होंगे, ड्रेस, हर चीज़ जो है वो लमसम सेम ही होगी, है ना। डिसिमिलरिटीज थी जो थी वो रिलीजन के आधार पर थी, है ना। ये टेस्टामेंट, MENT, टेस्टामेंट के आधार पर थी। नॉर्मल है, इसको हटा लेंगे यार, पढ़ लेंगे उन्हीं की किताब, ठीक। तो ये डिसिमिलरिटीज थी। तो इसीलिए बेजेंटीन के लोग जब शिफ्ट हुए इटली की तरफ, तो ग्रीस के भी काफ़ी लोग शिफ्ट हुए। उनको ये डर था कि अब ये देखिए ना क्या अंतर है, आपको क्या अंतर दिख रहा है। ये आपका कॉन्स्टेंटिनोपल है और ये आपका ग्रीस का एक बड़ा एरिया है, कितना डिफरेंस है। तो ग्रीस के लोग भी भागेंगे क्योंकि समंदर के रास्ते थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात, इटली जो था वो कैथोलिक था, तो इनको जो था यूरोप के लोगों का एकदम समर्थन था, है ना। ये इधर जो है फ्रांस है, जर्मनी है, हालांकि जर्मनी में लास्ट में प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं बट वो भी उसको उतनी इज्जत देते थे। इंग्लैंड था, है ना। तो इनका काफ़ी सपोर्ट था, तो लोगों को तो लगता था कि हम यहाँ महफूज हैं, है ना। यहाँ पे इस्लाम मानने वाले लोग जो है वो आसानी से आ नहीं पाएंगे, और आए तो ये नहीं जीत पाएंगे, ये तो मतलब रोम के लिए तो लोग मर मिटेंगे। तो इसलिए उनको लगता था कि वो एक सेफ जगह है। चलिए, अब ये बेसिक रीज़न है कि हुआ क्या। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 29 मई 1453। इस साल में एक लड़ाई होती है और महमद सेकंड और ये कॉन्स्टेंटाइन 11 जो है, इनके बीच में लड़ाई होती है। ये ऑफ कोर्स बेजेंटाइन, है ना, उनके राजा हैं और ये जो है वो ऑटोमन के हैं। तो ये जीत जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, 55 दिन तक उस जगह को घेर के रखा था, ब्लॉक किया। एनाटोलियन से, बाल्कन साइड से 2 साइड्स और ब्लॉक किए, है ना। और उसने क्या कर रखा था कि हंगरी और वेनिस, इटली वाला, वहाँ से समझौता कर रखा था कि भाई हम तुम्हारे तरफ नहीं आएंगे, इसको जीतने के बाद भी हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, बशर्ते आप इधर मत आइएगा। किसका हेल्प करने के लिए, कॉन्स्टेंटाइन 11 का हेल्प करने के लिए मत आइएगा। वेनिस को लगा कि भाई हम तो वो ग्रेको रोमन वाला चीज़ है, न्यू टेस्टामेंट वाले हैं, बेजेंटाइन वाले तो धर्म को उतना मानते नहीं थे। अच्छा है, मर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग को हम अपने साइड ले आएंगे, फिर हम लोग तरक्की करेंगे, वो लोग हमारे धर्म को मानेंगे, अंततः हमारे धर्म को मानने वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे। दोनों ईसाइयत है, थोड़ा सा फर्क है। ऑर्थोडॉक्स मतलब रीति रिवाजों को ज़्यादा मानने वाला। तो उनका था कि भाई ये हमारी चीज़ें जीत जाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली जो 2 भाग स्टार्टिंग में एक वीडियो में दिखाया, स्लाइड में दिखाया था, ये रेड एरिया में था और ये हल्का ऑरेंज एरिया था। ये तो बिलीव और फेथ के आधार पे था। तो इनका बोलना था कि यार अच्छा है, ये कमज़ोर हो जाएंगे, सारे लोग हमको मानने लगेंगे, हम लोग का अच्छा है, दान दक्षिणा ज़्यादा होगा। तो इसलिए वेनिस के लोगों ने भी, जो भी राजा था उसने समझौता कर लिया। हंगरी भी बोला कि भाई काहे के लिए लड़ना, ऑटोमन भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब बेजेंटाइन से हमको मिला क्या आज तक, उसके लिए लड़के क्या कर लेंगे, है ना। तो ये एक जगह है, इस जगह की कहानी कोई मतलब नहीं बताने की, है ना। और ये हंगरियन गन स्मिथ जो है वो अर्बन जो बनाता है एक तोप बहुत ज़बरदस्त, जिसे दीवारों को तोड़ सकते थे, बहुत बड़ा साइज़ का था, मेटल का। और ये कैनन का एक एड्रीन, हिंदी में अदरीन लिखा हुआ है, ये एक जगह है जहाँ से गोले दागने पे गोला ज़बरदस्त तरीके से किले के अंदर तक जाता था। तो वहाँ पे जब कैनन लगा लिया गया, इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ
क्या का फैक्टर हुआ? एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण अभी तक जो नहीं हारा था कॉन्स्टेंटाइन, वो हार गया। तो ये वो मेहमद सेकंड है, एक फोटो है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखते थे। ठीक, एक क्वेश्चन है कि वाई इटली? इटली ही क्यों? लोग इटली ही क्यों जाएंगे भाई बाइजेंटाइन से? इंडिया क्यों नहीं आएंगे? तो इंडिया बहुत दूर था, है ना, और जानकारियां भी बहुत कम थी। क्रूसेड के बाद तो पता चला था भाई इंडिया में ये चीज़ है। तो माउंटेन है, एल्प की माउंटेन है, फिर एल्पाइन नहीं है यार, वो एपिन करके एक है। ये बीचों बीच यहाँ पर एक ये दिख रहा है रेड कलर में, ये एक आपके पास में एक पहाड़ है, ये मैदान है, ये पहाड़ है, ये शहर मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, दोनों साइड नदियाँ हैं, दोनों साइड कोस्टल रीजन्स है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। अब ये देखिए मैं एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये ट्रायंगल जैसा। अगर मैं ये कहूँ कि एक साइड सोशल रीजन्स हैं, एक साइड इकोनॉमिकल रीजन्स हैं, एक साथ पढ़ाई, हेल्थ, सब चीज़ है, तो आप इसको 100% चुनेंगे, है ना। इतनी चीज़ें हैं, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है ना, आपके पर्सनल के लिए, आपकी फैमिली के लिए है, आपकी जनरेशन के लिए है, तो आदमी क्यों नहीं चूज़ करेगा? बिल्कुल चूज़ करेगा। वो सारी चीज़ें इटली में थी, है ना। कैसे, चलिए देखते हैं। ड्रेसेस, कपड़ों का काम ज़बरदस्त चलता था, है ना। ऊपर से डाइज, कलर, इटली के लोग जो कलर इस्तेमाल कर रहे थे उसकी मांग ज़बरदस्त दुनिया में थी। कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छा खासा चल रहा था। बाइजेंटाइन के बाद अगर कंस्ट्रक्शन कहीं पर हो रहा था अच्छे तरीके से तो वो इटली में था। उसका रीज़न था कि इटली के जो लोग थे उन्होंने आर्ट, क्राफ्टमैन, ये जो चीज़ें थी वो ज़बरदस्त सीखा हुआ था। अब आज इंडिया में भी बताता हूँ, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट देखना है ना, हर जगह है वैसे तो अपने अपने राज्य का, बट एकदम फाइन मैं दिखता हूँ कि ना बंगाल के आर्टिस्ट का बड़ा डिमांड है। कहीं पंडाल लगाना हो, बंगाली आर्टिस्ट जाएंगे, क्राफ्टमैन जाएंगे। थर्माकोल का काम देख लीजिए, पूरे शहर में उनका है। फ्लावर डेकोरेशन उनका है। मिठाई बनाने के लिए भी देखिएगा कई सारे कारीगर जो होंगे वो बंगाल के होंगे। दैट्स अ बिटर ट्रूथ। मैं ये कंपटीशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है तो है ना। गुपचुप क्यों राजस्थान, यूपी का ही चलता है सब जगह, छत्तीसगढ़ का भी तो गुपचुप बहुत अच्छा है, बट जो उन्होंने एक हाथ बना के रखा है, सफाई जो रखी है, वो टेस्ट की बात है, सबको पसंद आता है। ब्रिजवासी, बनारसी, राजस्थानी, जयपुरी फेमस है भाई, पूरे इंडिया में फेमस है। एक दूसरा रीजन था कि वो शुरू से कम्पीट कर रहे थे ग्रीस से, ग्रीस से उनका कंपटीशन था। तो अगर ग्रीस से कंपटीशन होगा तो ग्रीस के लगभग कई सारी चीज़ें जो ग्रीस में थी वो उनके पास भी होंगी। भाई अगर मेरे को आपको कोई चीज़ में हराना है, मेरे पास फैक्ट्री, आपके पास फैक्ट्री, आपके पास लैम्बोर्गिनी में BMW, हो गए ना दो महंगी कारें। आपने वोल्टास लगाया एसी, मैं सैमसंग LG का लगाऊंगा। एसी दोनों के पास हुआ ना, मतलब जो जो यहाँ है वो वहाँ है। उसका रीज़न क्या था? रीज़न वही ग्रेको रोमन कल्चर और बेजेंटाइन का धर्म को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देना, रोम के पोप को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। बेनेटाइन का बोलना था हम कुछ भी डेट डिसाइड कर लेंगे यार, हम तुमसे मुहूर्त नहीं निकलवाएंगे। पोप को लगता है मुहूर्त नहीं निकाले मेरे को बुलाएगा नहीं तो दक्षिणा नहीं मिलेगा। तो उसको अंदर अंदर बोलता तेरा तो एक दिन नाश होगा, तेरा तो ये तेरे साढ़े साथी राहु केतु लगेंगे। और बेचारा वो हार भी गया, तो इनकी तो चांदी हो गई। रोम वाले बोलते थे, हम तो बोलते थे शुरू से मानने के लिए, तुम नहीं माने, देखो तुम्हारा आज खत्म हो गया। तो वो एक कंपटीशन था इटली के साथ। लैटिन वर्सेस ग्रीक भाषा का थोड़ा बहुत होता ही यार हर जगह, है ना। ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन्स ये इटली की थी, बट लोगों ने इसको पसंद किया। क्या लोगों ने पसंद किया? जो पढ़े लिखे लोग थे उनका ये बना था, चलना भाई न्यू टेस्टामेंट को मान लेते हैं, उनका नियम मान लेंगे, हम सेटल तो हो जाएंगे। बहुत कुछ है इटली में कमाने के लिए, हमको क्राफ्ट आता है, हमको व्यापार पता है, हमको पता है इंडिया का क्या सामान बिकना है, हम इटली में मंगाएंगे अब सामान। तो वो एक रीज़न था। बेटर टू सर्वाइव, मौसम एक बहुत बड़ा रीज़न था इटली का। सुहावना मौसम है, बर्फ़ भी होती है, हल्की पानी भी गिरती है, और जो कोस्टल नीचे रीजन है वो अच्छा गर्म भी रहता है। दोनों साइड्स, इधर भी समंदर है, पेनिनसुला है जैसा है, ग्रीस से लंबा पेनिनसुला है, और पहाड़ ज़बरदस्त है। पहाड़ के होने के कारण बरसात अच्छी खासी होती है। ज्योग्राफी में आप चाहें तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो ये सारे रीज़न थे इटली को चुनने के। इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इटली, फ्लोरेंस, यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले रेनेसेंस होता है। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। ये देखिए आपको इटली के बीचों बीच ये हिस्से में पहाड़ दिख रहा होगा, बीचों बीच में, है ना। तो दोनों साइड क्या होंगे? नदियाँ निकलेंगी। इंडिया में हिमालयन से निकलती हैं, सिर्फ नीचे आती हैं तो इतनी नदियाँ हैं। हिमालय बीचों बीच में होता तो सोचो दोनों साइड कितनी नदियाँ आ जाती हैं, तो उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगा ज़मीन।
तो ये बहुत सारे, देखिए रोम कितना इंपॉर्टेंट जगह में, समंदर के किनारे में है। वेनिस काफ़ी सुंदर जगह है, लाइब्रेरी थी वेटिकन में भी, वेनिस में भी थी। ये एक्वा वर्जिना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फाउंटेन है, कुछ जगह के नाम लिखा गए हैं गलती से। मिलान एक रिच कमर्शियल सेंटर था नॉर्थ इटली का, है ना। सेंट मैरिनो भी एक था, लेकिन उसको मैंने लिखा नहीं इतना। फेरारा जो था वो भी इम्पोर्टेंट सिटी था। अर्बिनो भी था, जहाँ पे पेंटिंग के काम बहुत अच्छे होते थे। मांटुआ, ये भी बहुत फेमस है। मांटे कार्लो जिसका स्वेटर है ना, वो भी यहीं से ही रिलेटेड है, ठीक। सर्दिनिया, और ये क्रोशिया एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे देखिएगा, 2 आइलैंड, इस फोटो में नहीं आ पाया, 2 आइलैंड है ये उसी का नाम। और सिसिली जो है वो नीचे में एक है ना। आज भी ना इटली इस तरह से रिनेसेंस का असर है कि आज भी उनके बनाए हुए चीज़, है ना, आज भी मार्केट में नाम रखते हैं। इटालियन मार्बल, इटालियन सिल्क, इटालियन लेदर, इवन फॉन्ट तक इटालिक है, टेढ़ा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव, छोटा सा कंट्री है। और कार के डिज़ाइन, मतलब फरारी, ये सब उधर ही का ही है। ज़बरदस्त हाथ से बनता है और इतने खूबसूरत नायाब बनते हैं, मतलब आप देखेंगे ना, आप कभी इसके बाद यूट्यूब में देखिएगा, इटालियन मार्बल, है ना, इटालियन डिज़ाइंस ज़बरदस्त आज भी हैं। तो ये सारे बड़े सिटी थे इटली में उस वक्त जब ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। वहाँ पे एक ही शहर था, कॉन्स्टेंटिनोपल, एक अकेला शहर। यहाँ पे इतने छोटे छोटे शहर, मतलब आप या तो एक दुबई ले लीजिए और हिंदुस्तान के सारे शहर ले लीजिए, तो आप बोलेंगे यार दुबई तो बहुत लाजवाब है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है, मुंबई भी कम नहीं है, बेंगलोर भी नहीं है, तो चलो उसी को ले लेते हैं। तो वो एक रीज़न था, इटली में सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। ये रिनेसेंस हो गया। एक लाइन में कहूँ रिनेसेंस में क्या हुआ, तो रिनेसेंस में ये हुआ कि, पीछे नहीं जाता क्या भाई, चलो, रिनेसेंस में ये हुआ कि एक छोटा सा शहर था, इधर से लोग आए, कब्जा किया, यहाँ के लोग भाग के किसी दूसरे जगह पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पर जब आ गए तो अब यहाँ की चीज़ों को देखा कि बड़ा अजीब है, ये समझ नहीं है। चम्मच से नहीं खाते गधे लोग, देखो ऐसे खाते हैं चम्मच से। किसी को ढंग से झाड़ू लगा रहा है, वो धूल उड़ा रहा है, उसको पता नहीं पानी छीट के करो, धूल कम उड़ेगा। ये चीज़ें अडॉप्ट हो गई सोसाइटी में, लोग बदलने लगे, है ना। किसी का हेयर स्टाइल गंदा है, बोली क्या हेयर स्टाइल है, ऐसा हेयर स्टाइल रखो, थोड़े अच्छे दिखोगे, हेयर स्टाइल चेंज हो गया, सब वैसे करके घूम रहे हैं। तो ये लोगों ने बदलाव किए। अब कौन कौन बदलाव किया, क्या बदलाव हुआ, तो हम पहले लिटरेचर देखते हैं कि लिटरेचर में क्या बदलाव हो गया। इटली में क्या हो गया, ऑक्सफोर्ड जो 1120 में इंग्लैंड में था, है ना, उसका 300 सालों में एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता था रोम में। क्या रीज़न था, रीज़न था उनका रिलीजन। इंग्लैंड रोम कैथोलिक को पूरे तरीके से मानता था। तो जब आप उधर से कोई नॉलेज ले रहे हैं तो इधर का नॉलेज भी उधर जाएगा। तो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड कॉलेज की जो भी जानकारियाँ थी साइंस को लेके, वो रोम तक थी, है ना। 1455 में जॉन गुटरबर्ग ने क्या कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस बना दिया भैया, पेपर छापने की मशीन। पेपर चाइना से मिल गया था, छापने का तरीका इन्होंने बता दिया। जो चीज़ें मैं आपको ऐसे मौखिक ओरली बताता हूँ, पेपर में छप के आगे बढ़ने लगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक पॉम्पलेट आप बांट दीजिए आप रायगढ़ में, पता चल जाता है फलानी जगह वो दुकान आज खोल रही है। अभी भी इतना है, व्हाट्सअप होता है सबके पास, बट पॉम्पलेट बहुत असर करते हैं। ज़मीन पे गिरे रहते हैं तो लगता है कि भाई मतलब क्या है, दिखते हैं येलो कलर के भाई। तो ये देखिए एक दांते हैं, इनका नाम है दांते अलीगेरी। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब लिखी, बहुत ज़्यादा बेचारों ने तकलीफ भी सहा। बट इससे क्या हुआ, इससे क्वेश्चन मार्क लगा धर्म के ऊपर, है ना। देखिए वहां से लोग आ गए, बाइजेंटाइन के लोग, अब रोम के खिलाफ क्वेश्चन दागना स्टार्ट, पूछना स्टार्ट कर दी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जैसे टेस्टामेंट में किसी ने कहा जो झरना गिर रहा है ना वो जीसस या क्रिश्चियनिटी में वो चमत्कार है। तो क्या चमत्कार है, पानी आ रहा था, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आगे बढ़ता, नीचे गिर गया यार पानी, तो झरना है ये, इसमें क्या चमत्कार है। ऐसे क्वेश्चन मार्क होने लगे, है ना, मतलब धर्म के प्रति जानने से। अच्छा एक और मैं गजब चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ मैं आगे आएगा उनका नाम। एक किस्सा है, मेरे को लगता है बता देना चाहिए। एक बार ना ये जब लड़ाई हुई थी ऑटोमन के समय में ही, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो शरीर है वो फलाने का देन है, ये गॉड है, वो गॉड है, इसके अंदर ये है। तो किसी ने ना जो डेड बॉडी थी, देखा कि भाई उसके बॉडी में जो है ना एक तलवार लगा हुआ है। तो उसको खींचा ना, तो देखा कि भाई वो जब निकला तो वो बॉडी मतलब कट फट गई थी। तो वहाँ से उसको कुछ ऑर्गन दिख गए। बोला कि यार ये सब क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं हम लोग को।
हम लोग तो जानते थे खाली जो है वो एक स्टमक होता है जो दर्द देता है बेचारा, यहाँ पे तो बहुत सारे निकल रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी हुई, कुछ लोग आगे पूछने गए, बोले हमको तो पता नहीं, हमको पता नहीं। आधे लोग तो बता ही नहीं रहे थे कि भाई हमने शरीर को चीड़-फाड़ किया है। कोई मतलब कोई पोप कोई डांट ना दे, पाप ना दे दे, खुसफुसाहट चलती रही। तो किसी एक ने कहा कि भाई स्टमक के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लीवर होता है, जो भी है, किडनी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो जब ये मालूम चला, तो ये जो आदमी जिसने ये जानकारी दी, वो जहां पर भी रहेगा आपको क्या लगेगा, ये आदमी बड़ा सही था यार, बहुत नॉलेज की चीज़ बताया। तो आप ना केवल उसकी इज्जत करेंगे, अगर वो बोलेगा कि भाई मैं कार्मल से पढ़ के निकला हूँ, तो आप उस कॉलेज की भी इज्जत करेंगे, बोलेंगे क्या नॉलेज आपको मिला है। वो जिस जगह का बोलेगा मैं रायगढ़ का हूँ, बोलेंगे रायगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ एक शहर है, वहाँ के एक आदमी को गजब की जानकारी है। ये जो भी आदमी था ना, ये कहाँ पे था ये बैजेंटाइन में था, है ना। और उसको कई सारी जानकारियाँ हासिल थी, इलाज कर करके। तो जब ये गया इटली में, तो इटली के लोगों ने कहा नहीं नहीं, मानव के शरीर के अंदर एक ही चीज़ है, वो है दिल और पेट। ये वहाँ आगे बोला नहीं नहीं यार, मैं बताता हूँ, खून होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। इतनी चीज़ बताया। बोला हाँ देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो जब ये आदमी इटली में आविष्कार करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, देखो खून में ये डाला, ऐसे हो गया ना कलर चेंज, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लोग इस पर बिलीव करेंगे, इस पर फेथ करेंगे। और जिन लोगों ने कहा था कि शरीर में से दो ही चीज़ होती है अंदर में, उनके पास तो प्रूफ ही नहीं है, उनसे तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। तो आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे, और इसको इंपॉर्टेंस देने का मतलब स्कूल को इंपॉर्टेंस देना नहीं है, इसका मतलब है साइंस को आपने इंपॉर्टेंस दे दी। आप इज्जत दे सकते हैं उस स्कूल की, बट आप किसके पीछे भागेंगे, साइंस के पीछे जाएंगे। और साइंस के पीछे जाएंगे तो फिर आपके पास में क्वेश्चन मार्क आएगा रिलीजन्स के ऊपर में, है ना, धर्म से सवाल करेंगे। क्योंकि जब से ज़्यादा चमत्कार जो होते हैं वो धर्म में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। फिर निकोलस 5 जो पोप बन गए थे, उन्होंने वेटिकन में एक लाइब्रेरी बना दी। इस लाइब्रेरी में क्या था, तो बैजेंटाइन से जितना चीज़ आया वो यहाँ पर था, ऑलरेडी इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड से आया हुआ चीज़ यहाँ पर था, दोनों को मिला दिया गया, है ना। बुक्स थे वहाँ पे, एक मैनुअल साहब है जिन्हें कई साल तक चर्च से निकाल दिया गया था, है ना। उन्होंने भी एक लाइब्रेरी बनाई थी वेनिस में, लोग पढ़ना स्टार्ट किए। तो वहाँ पे तो कुछ किताबें तो थी, बट उनको लगा कि भाई जो मतलब बैजेंटाइन से आए हुए थे, उनको लगा रही यार इनके पास चंपक नहीं है, इनके पास इंडिया टुडे नहीं है, इनके पास ग्रीशोवा नहीं है, इन्हों क्या जान रहे हैं किताब, इनको कौन सा ही सलेना का बुक नहीं मिला है, क्यों ना अपन अपना बुक को इधर इनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देते हैं, इन लोग पढ़ेंगे। तो प्लेटो और अरिस्टो जो थे, दो बड़े मतलब साहित्यकार हुआ करते थे, दार्शनिक थे वो ग्रीस के। उनकी दो किताबें थी, एक को मार्सिलियो ने और एक को जैक्विस ने अलग अलग समय में ट्रांसलेट कर दिया। अब जब कोई किताब पढ़ेगा तो किताब का कंटेंट उसके दिमाग में आ जाएगा। अगर कोई पीके फिल्म देख ले, कुछ लोग सोचेंगे कि धर्म से आस्तिक हो जाएगा, धर्म से हट जाएगा। नहीं, धर्म से कतई नहीं हटेगा। धर्म में जो फालतू रिचुअल्स है ना, उस पर क्वेश्चन करेगा, और उसकी जो आस्था है ना वो नेचुरल हो जाएगी, है ना। तो फायदे होंगे उससे। फिर एक नाम मिलता है पेट्रार्क, जिसे मास्टर ऑफ सोनेट कहते हैं। उसने कई सारी कहानियाँ लिखी लैटिन भाषा में, ताकि वो महान लोग इटालियन लोग समझ सकें। देखिए, आप एक चीज़ मानिए, मैं किसी चीज़ का साइड नहीं लूँगा, बट ये मैं मानता हूँ कि जितना आप लिटरेचर, है ना, या आर्ट, ये सब से जुड़ेंगे, तो आप कहीं ना एक लव से जुड़ते हैं। लव का मतलब एक मोहब्बत से है, और ये सभी के लिए होता है। इस मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्रेमिका से। अगर आप में प्रेम है तो आप सबसे प्रेम करेंगे भाई। आपका जो प्यार है वो सेलेक्टिव नहीं होगा। आपको जानवर से भी प्रेम होगा, आपको बूढ़ों से भी प्रेम होगा, आपको बच्चों से भी प्रेम होगा, आपको विकलांगों से भी प्रेम होगा, आपको गरीब से प्रेम होगा, दलित से होगा। हर जो चीज़ इस दुनिया में खूबसूरत है, प्यार करने लायक है, आपको उससे मोहब्बत होगी। अगर आपको प्यार नहीं है ना, तो आप चलते हुए कुत्ते को भी लात मारोगे, और अपने किसी को भी लात मारोगे, और एक दिन आप भी लतियाई जाओगे। तो ये सिंपल सा एक आइडियोलॉजी है, आप समझ लें तो ठीक है, नहीं माने तो ज़िंदगी ऐसे सिखा देगी आपको। तो अगर आपको किसी को कविता सुनाते हैं प्रेम मोहब्बत का, और अगर उसके आंख में आंसू आ जाता है, मतलब आदमी बड़ा इमोशन वाला है। अब वो बचपन से तो इमोशनल नहीं होगा, सुन के ही होगा, है ना। तो अगर आप उसको 2-3 तो मूवी दिखा दें, देवदास दिखा दीजिए, है ना, पुरानी गाइड दिखा दीजिए, फिर अरिजीत के गाने सुना दीजिए, है ना, वो बेचारा हो गया, वो पूरा उसको, है ना, फुली इमोशनल हो जाएगा।
है ना। तो जब ऐसे लोग कहानी लिखते हैं और बताते हैं, जैसे किसी ने कोई कहानी लिख दी माँ और बेटे के ऊपर में, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, माँ के लिए और फीलिंग बढ़ गई, है ना। इंसान का माइंड चेंज करना ना बड़ा ज़रूरी है, पता है। अगर आप इंसान का माइंड सेट को चेंज कर दिए, मतलब वो इंजीनियर बने ना बने एक काबिल इंसान बन जाएगा। काबिल इंसान बन गया ना तो बहुत कुछ कर देगा, बहुत कुछ। इंजीनियर बन के एक आध इन्वेंशन करेगा ना, बिना इन्वेंशन की भी दुनिया चल रही है, बट सही इंसान रहेगा तो लाइफ स्पैन सबका बढ़िया चलेगा। इसके बाद एक और शख्स आते हैं, इनका नाम ना दो प्रोनाउंसिएशन है, जियोनी भी है और जियोवानी भी है, ठीक। और इसका प्रोनाउंसिएशन है बुक्काचो, है ना। तो ये मेरे सर ने बताया था, इस नाम को मैं अच्छे से याद है। तो ये बुकाचो साहब जो है, इन्होंने किताब लिखी थी, ये आपकी किताब में नहीं है बट आप याद रख लीजिएगा अगर कंटेंट हासिल करना है तो। ये है निकोलो मैकवेली, ल मतलब दो बार है यहाँ पे, है ना, मैकवेली। इन्होंने भी किताब लिखी थी प्रिंसिपल द प्रिंस के ऊपर में, राजकुमार के ऊपर में कहानी है। एक ये है डेसिडरस है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर, जिन्होंने कैथोलिक के पैरेलल जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एक ईसाइयत का एक ब्रांच खड़ा कर दिया, और फिर ये भी निकाले गए थे, बाहर कर दिए गए थे, बट लोग आज अच्छे खासी आबादी में है ईसाइयत के अंदर। इनका नाम है जॉफ्री, है ना। ये एक रानी के असिस्टेंट थे, पेज का मतलब वही होता है, असिस्टेंट होता है, और उन्होंने भी कई किताबें लिखी। ये नाम तो आईसीएससी के बच्चे भूल ही नहीं सकते, विलियम शेक्सपियर, रोमियो जूलियट, सॉरी, है ना। इतना बड़ा लिटरेचर उसी समय हुआ है, सब रिनेसेंस के दरमियान की बात बता रहा हूँ, 14 to 16 के बीच में। जॉन मिल्टन, थॉमस मोर, फ्रांसिस बैकॉन, इनकी किताबें की ज़रूरत नहीं है लिखने की, बट ये सारे उसी समय के, इतने सारे राइटर एक साथ, यही इंपॉर्टेंस है रेनेसांस की। साइंस में क्या हुआ, तो लिटरेचर की बात है। कॉपरनिकस, इनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि सन जो है वो सेंटर है ना। फिर देर रात, फिर इतने बात, अलग करो, बात मत करो, पागल है, फिर बहुत कुछ हुआ। गैलीलियो गैलीली ड्राइंग बनाते थे, गाना गाते थे, म्यूजिक कंपोज करना आता था, ड्रामा करते थे, है ना। साइंस भी जानते थे, पेंडुलम से जुड़ा हुआ चीज़ इन्होंने बताया, फर्स्ट टेलीस्कोप इन्होंने बनाया, मिल्की वे से लेके कई सारी जानकारी, जुपिटर की, मेरे को जहाँ तक याद है जुपिटर की जानकारी भी जो है, ग्रह ना कि टीवीएस का स्कूटी, जो प्लैनेट है उसकी जानकारी भी इन्होंने दी थी। और ये नाम तो भाई साहब, मतलब भीष्म पितामह बोलते हैं इनको, है ना। इतना इज्जत के साथ लेते हैं कि इनके नाम के आगे हमेशा सर लगते ही हैं। सर आइजैक न्यूटन। साइंस का ऐसा कौन सा फील्ड है फिजिक्स में जहाँ पे नहीं गए ये होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया, कोई मतलब नहीं है ना, ये सब जगह है। साइंस के लगभग 90 अबव एरियाज में ये है। कैलकुलस, ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, मतलब इसमें लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। मेडिसिन पे गैलन है, पैरासिलस है, सर्वेटस है, विलियम हार्वे है, लियोनार्डो विंची है, जो कि एक्चुअली पेंटर थे, बट उन्होंने बॉडी बेस्ड बहुत अच्छी डायग्राम बनाई यार, है ना। और मैं तो यहाँ तक सुना हूँ, मतलब लियोनार्डो ने क्या नहीं किया पता है, जानवरों तक की, जब जो मर जाते थे जानवर या मार दिए जाते थे खाने के लिए, यार मरेंगे क्यों, मारने के लिए, जब खाने के लिए जब मारते थे, सॉरी, तो ना उनके बॉडी पार्ट्स को रखते थे और एकदम हू बहू बनाते थे, और वो जहाँ पे भी पढ़ाई चल रही थी वहाँ पे भेजा जाता था। और इतना गजब, मतलब सोचिए जिस ज़माने में नहीं थे पेंटिंग्स, है ना। अब आप बोलेंगे सर सामने भी तो काट सकते हैं, अरे सामने काट सकते हैं, बट तुमको अभी चिकन के बारे में पढ़ना और अभी मन हो गया फिश के बारे में, तो फिश लेने तो नहीं जाओगे ना। उससे अच्छा किताब में अगर कोई डायग्राम के साथ लेवलिंग, और आपको पता ही है बायो में लेवलिंग के साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम पढ़ना, है ना। तो वो सारे बुक्स, सोचिए उसने ड्राइंग बनाए और किसी ने उसके नीचे अच्छी एनाटॉमी में, कैलीग्राफी में लिख दिया, और वो प्रिंट हो गया और कई लोगों के बीच में बैठ गया, कितना ज़्यादा स्पीड में नॉलेज फैलेगा। तो ये सब चीज़ हुआ रेनेसांस के समय में। तो ये एंड है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट के बारे में। अच्छा लगा होगा तो थंब जरूर प्रेस करिएगा, मेरा नहीं, यूट्यूब में जो लाइक का बटन है। थैंक यू।